बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर 10.7 क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 है ये, जिसमें हम करेंगे 10.7 यानी यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं ये हम देखेंगे, यानी कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था, यहाँ पिछली वीडियोस में क्या देखा था हमने, यहाँ पर देखा था कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, टैक्स रेवेन्यू क्या होती है, और उसके बाद यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों के स्रोत क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से आज हम कंप्लीट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10.7। देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों से अभिप्राय उन प्राप्तियों से है। यहाँ पर शब्द से सबसे पहले समझिए, पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां जो कि पूंजीगत होती हैं, यानी जैसे कि एक एसेट हो गई, कैसे मान लीजिए कोई संपत्ति मिल गई, कार मिल गई, बिल्डिंग हो गई, जमीन हो गई, इस तरह की जो प्राप्तियां होती है पूंजीगत होती है। यानी पूंजी जिससे हमारी पूंजी में जिससे वृद्धि हो, वो क्या है, एक पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो पूंजीगत प्राप्ति से अभिप्राय क्या होता है, उन प्राप्तियों से होता है। कौन सी प्राप्ति, उन प्राप्तियों से होता है जो या तो देयता उत्पन्न करती हैं, ये बात कर रहा है सरकार के लिए। ठीक है, ये कौन सी प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है, और ये सारी प्राप्तियां और वह जो है सरकार के लिए बात कर रही हैं कि सरकार किस प्रकार से जो है प्राप्त करती है, पैसे को कैसे खर्च करती है। तो ये सारी बातें सरकार के लिए हो रही, क्योंकि ये चैप्टर है बजट के बारे में। बजट कौन बनाती है, सरकार बनाती है। तो पूंजीगत प्राप्ति किसको होगी, सरकार को होगी। तो यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, पूंजीगत प्राप्ति से, यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियों से अभिप्राय उन प्राप्तियों से है जो या तो देयता को उत्पन्न करती हैं, यानी सरकार की देयता उत्पन्न कर देंगी। यानी सरकार की अब जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर कहीं से उसको पैसा मिला है या लिया है तो सरकार को वापस देना पड़ेगा। यानी सरकार ने अगर पैसा लिया है, कहीं से भी लिया हो, पैसा सरकार के पास आया है, तो सरकार का ये उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि सरकार उस पैसे को वापस करेगी। यानी देयता को उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, देयता को उत्पन्न करती हैं, या सरकार की संपत्ति में गिरावट लाती हैं। अगर देयता उत्पन्न नहीं करती, यानी सरकार नहीं चाहती कि पैसा वापस दे, यानी कहीं से पैसा लिया सरकार ने और सरकार अब नहीं चाह रही है कि पैसा वापस दे, तो वो क्या कर सकती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो संपत्ति सरकार की कम हो जाएगी। यानी पैसा अगर वापस नहीं देना चाहती सरकार, तो वो कुछ जमीन बेच देगी, या फिर कोई जो है उसके पास, जो सरकार के पास जो भी चीज है उसको बेच देगी, जिससे कि सरकार की संपत्ति कम हो जाएगी। ऐसे में उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो या तो उसकी देयता उत्पन्न होगी, यानी उसको पैसा वापस देना पड़ेगा, या संपत्ति कम हो जाएगी। तो आप बताइए, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, आपने कहीं से लोन लिया है और एक कार खरीदी है। आपने कहीं से लोन लिया और आपने घर बनवाया, ठीक, आपने लोन लेकर एक घर बनवाया, और घर बनवाने में आपको क्या हुआ, अब आपकी देयता उत्पन्न हो गई है। यानी जिस व्यक्ति से आपने लोन लिया है ना, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को आप जो है उसका पैसा वापस करेंगे ना। तो यहाँ पर ही आपकी जिम्मेदारी उत्पन्न होती है, यानी देयता उत्पन्न हो गई। तो अगर आप वहां पर अपनी देयता उत्पन्न नहीं करना चाहते, यानी आप पैसा वापस ही नहीं करना चाहते, तो आपके पास अगर कार है तो आपको कार बेचनी पड़ेगी। यानी उस व्यक्ति को आपने कार दे दी, ठीक है, अब आपकी कार चली गई, यानी आपकी संपत्ति चली गई, एक तरह से कार चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो जब भी पैसा कोई उधार लेता है तो या तो उसे वापस करना पड़ता है, देयता उत्पन्न हो जाती है, या तो उसकी संपत्ति में कमी आ जाती है, या उसे कुछ बेचना पड़ता है अपना, फिर उसके बाद उसे पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति ऐसा ही कुछ सरकार के साथ भी होता है। सरकार पैसा लेती है दूसरे से, यानी अन्य स्रोतों से लेती है सरकार, यानी प्राइवेट स्रोतों से लेती है, तो वहां पर सरकार को पैसा देना पड़ता है, उसकी उत्पन्न हो जाती है देयता। कौन सी प्राप्ति में, पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत। अब देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियां क्या क्या होती है। पूंजीगत प्राप्तियां दो प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पर पहली तो होती है पूंजीगत प्राप्ति जो देनदारी उत्पन्न करती है कि सरकार की अब जिम्मेदारी है कि सरकार अब पैसा वापस देगी।
जिससे भी सरकार ने पैसा लिया है, सरकार का उत्तरदायित्व है कि सरकार उसे वापस करेगी पैसा जितना भी लिया है। उसके बाद संपत्ति में कमी करेगी। अगर सरकार ने पैसा वापस नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज आ जाएगी, संपत्ति में कमी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं पूंजीगत प्राप्तियों में। पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत दो चीजें होंगी, देनदारी उत्पन्न करेगी या फिर संपत्ति में कमी करेगी। ठीक है, यानी अगर सरकार ने कुछ भी लिया है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, या तो सरकार को अपनी संपत्ति देनी पड़ेगी या फिर उसे जो है पैसा वापस करना पड़ेगा। उसका उत्तरदायित्व तो बन जाएगा कि उस जिस व्यक्ति से उसने पैसा लिया है उसको वापस करे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूंजीगत प्राप्ति के क्या क्या स्रोत होते हैं। पूंजीगत प्राप्ति कहाँ कहाँ से सरकार को ये पैसा मिलता है, कहाँ कहाँ से ये सरकार पैसा ले सकती है जो कि पूंजीगत प्राप्ति से मिलता है। तो पूंजीगत प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है, सबसे पहला है पॉइंट उधार लेकर। सरकार क्या करेगी, किसी व्यक्ति से उधार ले लेगी। मान लीजिए हॉस्पिटल बनवाना है सरकार को, सरकारी हॉस्पिटल बनवाना है। अब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है उस हॉस्पिटल को बनवाने के लिए, तो सरकार क्या करेगी, सरकार कहीं और से पैसा जो है उधार लेगी ताकि वह कार्य को संपन्न कर सके, यानी हॉस्पिटल का निर्माण कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, उधार जो है सरकार ने लिया है तो वो क्या है, एक पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, वो सरकार की क्या कहलाएगी, पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। अब बताइए, सरकार ने जब पैसा वापस लिया है उधार, तो अब सरकार का ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि सरकार उस व्यक्ति को पैसा वापस करेगी। अगर वापस नहीं कर पाएगी तो सरकार को अपना कुछ ना कुछ संपत्ति बेच करके उसका पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति में सरकार की संपत्ति में कमी होती है और दूसरा यहाँ पर उसकी उत्तरदेयता में जो है वृद्धि होती है, यानी उत्तरदेयता बढ़ जाती है। ऋण की वसूली, ऋण की वसूली यानी ऋण वसूल किया है कहीं से, तो यहाँ पर इसमें भी हो जाएगा। और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से होता है, जैसे कि विनिवेश, सरकार ने विनिवेश किया था वहां से पैसा मिला। उसके बाद लघु बचतें, सरकार ने बचतें कर रखी है वहां से पैसा मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों स्रोत भी हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर उधार और ऋणों की वसूली है और ये अन्य स्रोत भी हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो सरकार को पूंजीगत प्राप्ति में जो है यहाँ से पैसा मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक नंबर में आ जाता है कि पूंजीगत प्राप्ति का यानी पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आता है, या फिर इस तरह से आता है, कोई उदाहरण दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये पूंजीगत प्राप्ति है या राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियां के बीच क्या क्या अंतर होता है। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों के बीच अंतर क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम देखिए प्राप्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ी हैं। तो अभी हम आगे जो आएगा ना चैप्टर में, हम पढ़ेंगे व्यय के बारे में कि सरकार जब सरकार को कुछ मिलता है तो उसके बदले में सरकार को देना भी पड़ता है। यानी सरकार जब पैसा प्राप्त करती है तो उसके बदले में यानी उसमें पैसा खर्च भी तो करती है सरकार। तो यहाँ पर अभी 2 पॉइंट और आने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। आपको पता चल गया होगा राजस्व प्राप्ति क्या है। राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है जो कि सरकार को फ्री में मिल जाती है, सरकार को उसके लिए कुछ नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब है कि सरकार की देयता उत्पन्न नहीं होती है, सरकार को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, फ्री में मिल रही है। ठीक है, सरकार की ना ही संपत्ति कम होगी। लेकिन यहाँ पर जब पूंजीगत प्राप्ति में है, सरकार ने उधार लिया है, सरकार को पैसा वापस करना पड़ेगा, पूंजी उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न होती है, साथ ही उसकी संपत्ति भी कम हो जाती है। अगर वो नहीं देती है तो उसकी संपत्ति कम हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे क्या होगा। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर देखते हैं। यह ना तो यानी अब हम पढ़ रहे हैं राजस्व प्राप्ति, यह ना तो देयता उत्पन्न करती है, क्या करती है, देयता को उत्पन्न नहीं करती है, और ना ही सरकार की परिसंपत्ति में कमी लाती है। सरकार क्या करती है, सरकार की परिसंपत्ति में जो है कमी नहीं करती है। ठीक है, यह अब बात करेंगे हम यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति की। पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, यह देयता उत्पन्न करती है और साथ ही सरकार की संपत्ति को भी कम कर देती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने उधार लिया है, अब उधार तो चुकाना ही पड़ेगा और ये उत्तरदायित्व तो बन जाता है सरकार का कि सरकार जो है उसको उत्तरदायित्व मतलब चुकाएगी ही चुकाएगी। अगर नहीं चुका पाई तो सरकार को अपनी संपत्ति बेचकर चुकाना पड़ेगा, तो संपत्ति यहाँ पर कम हो जाएगी। नंबर यहाँ पर 2 आता है। नंबर 2 क्या है, यह नियमित
आवर्ती प्रकृति की होती है। यहाँ पर जो है ये जो प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति जो फ्री में सरकार को मिलती है, ये आवर्ती प्रकृति की होती है, मतलब ये हमेशा मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गई तो उसके बाद अगली बार नहीं मिलेगी, ये हमेशा मिलती रहती सरकार को, ये कभी बंद नहीं होती है। लेकिन यहाँ पूंजीगत प्राप्ति में क्या होगा, यह अनियमित और गैर आवर्ती प्रकृति की होती है। ठीक है, गैर आवर्ती यहाँ पर अनियमित होती है, नियमित रूप से नहीं मिलती है और गैर आवर्ती प्रकृति की होती है। मतलब ये नियमित रूप से नहीं मिलेगी और आवर्ती प्रकृति की नहीं है। अगर एक बार ये मिल गई तो एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है भावी देयताएं नहीं होती। यहाँ पर अगर कोई पैसा सरकार को मिलता है तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको वापस करे, तो सरकार को अब क्या करना है, पैसा वापस देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितना भी पैसा सरकार के पास आ गया है वो सभी पैसा अपने पास ही रख लेगी। उसके बाद यहाँ पर भविष्य में ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। अगर उसने पूंजीगत प्राप्ति में पैसा लिया है यानी उधार लिया है ना, तो सरकार को भाई केवल उधार ही नहीं, साथ ही उसका जो है ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो भविष्य में जो है इसे ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। लेकिन राजस्व प्राप्ति में यहाँ पर कोई भी देयता उत्पन्न नहीं होती है, सरकार को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे 10.8 बजट व्यय के बारे में, और उसके बाद से हम देखेंगे बजट प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और यानी पूंजीगत व्यय और पूंजीगत यहाँ पर राजस्व व्यय के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।